ए वेरी गुड इवनिंग माय ओल्ड डियर्स। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर के आया हूँ। रसायन विज्ञान का टॉपिक है और टॉपिक है कि यौगिकों के अनुभार ज्ञात करना। बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक होता है ये। 9th 10th 11th 12th के लिए बेहद इम्पोर्टेंट और न्यूमेरिकल्स में अच्छा खासा इसका प्रयोग किया जाता है। तो उम्मीद करूँगा, कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से अच्छा समझा सकूँ, लेकिन संसाधनों की कमी के कारण आपको शायद ये धुंधला दिखाई देता है। तो जब ये वीडियो अपलोड हो तो कृपया इसको 720 या 1080 पिक्सल में आप देखेंगे तो निश्चित रूप से बिल्कुल आपको क्लियर दिखाई देगी। चलिए अब बात करते हैं यौगिकों के अनुभार के बारे में। यौगिकों के अनुभार ज्ञात करने से पहले हमें जानकारी होनी चाहिए कि तत्व क्या होते हैं और इनको कैसे प्रदर्शित करते हैं। किसी भी तत्व को प्रदर्शित करने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। 3 चीज़ों की कौन कौन सी? ZXA, जहाँ Z परमाणु क्रमांक है, जो परमाणु क्रमांक होता है वही प्रोटॉन होते हैं और उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। A द्रव्यमान संख्या है, या इसको कभी कभार परमाणु भार भी कह देते हैं, और जो कि होती है प्रोटोनों प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। मैं आपको पहले बता चुका हूँ इसको, लेकिन रिमाइंड करा रहा हूँ। जैसे इसकी कंपेरिजन करते हैं 11Na23 यानी 11Na23 से, तो परमाणु क्रमांक 11, प्रोटॉन भी कितने होंगे? 11, इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 11। ऊपर क्या है? द्रव्यमान संख्या A, और द्रव्यमान संख्या होती है A = P + N। तो अगर न्यूट्रॉन फाइंड करने हो तो A में से P माइनस कर देते हैं, बार बार जाए। यानी सीधी सी बात है कि जो नीचे की संख्या है वही इलेक्ट्रॉन है, वही प्रोटॉन है, वही परमाणु क्रमांक है, जबकि जो ऊपर की संख्या है वो द्रव्यमान संख्या है, और इस संख्या में से नीचे की संख्या घटाने पर न्यूट्रॉनों की संख्या प्राप्त हो जाती है। अब बात करते हैं, ये मैंने लिखा हुआ है कि द्रव्यमान संख्या को ही अधिकांश स्थितियों में परमाणु भार कहते हैं। मैं आपको रिमाइंड करा देना चाहता हूँ कि द्रव्यमान संख्या मास नंबर और परमाणु भार एटॉमिक वेट दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं, दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। परमाणु भार वेट होता है एटम का, ठीक है ना, वजन यानी कि तोलना, जबकि द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्याओं का योग है। तो दोनों अलग अलग होते हैं, लेकिन इनको न्यूमेरिकल्स वगैरह में एक ही मान लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। जब किसी यौगिक का अणुभार ज्ञात करते हैं तो ये जो ऊपर संख्या होती है द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार कहते हैं, इन्हीं को जोड़ा जाता है, क्योंकि यौगिक किनसे मिलकर बना होता है? परमाणुओं से। जैसे Na परमाणु है, अब जैसे NaCl है हमारा, तो वो एक यौगिक हो गया सोडियम और क्लोरीन का, तो उसमें Na आ गया और Cl आ गया, तो उसका जो अणुभार होगा परमाणुओं से मिलकर अणु बने, तो परमाणु भार जोड़कर अणुभार निकल आएगा। परमाणु से क्या बने? अणु। जैसे कि मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपको, NaCl। अब हम देखें Na का एटॉमिक नंबर 11, मास नंबर 23, क्लोरीन 17 और ये 35.5। इनका कुछ रोल अणुभार निकालने में मोलर मास में नहीं है, केवल ये दोनों जोड़े जाएंगे 58.5। चलिए अब ये कहाँ से मिलेंगे आपको? आपने 9th 10th 11th 12th में पीरियोडिक टेबल पढ़ी होगी, आवर्त सारणी में, जिसमें तत्वों के परमाणु क्रमांक मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, तत्व का नाम, तत्व का प्रतीक, तत्व का परमाणु भार, ये सारी चीज़ें मैंने लिखी हुई है। लेकिन आपने देखा होगा 1 से डायरेक्ट 6 पे आया हूँ मैं। 2 हीलियम, 3 लिथियम, 4 बेरिलियम, 5 बोरोन, 6 कार्बन लिया है, 7 नाइट्रोजन, 8 ऑक्सीजन, 9 फ्लोरीन छोड़ दिया, 10 नियोन छोड़ दिया, क्योंकि नंबर एक बात तो सारे के सारे 120 एलिमेंट फिलहाल हैं, तो सारे के सारे इस बोर्ड पर आने वाले नहीं थे, और उनमें से मैंने अभी केवल 30 तक के कवर किए हैं। 30 में से वे एलिमेंट मैंने छांटे हैं जिनके ज़्यादा से ज़्यादा कंपाउंड हैं। तो आप इनका एटॉमिक नंबर का विषय ध्यान रखेंगे। कभी आप 1 से और यहाँ कार्बन का 2 कर दें, नहीं, कार्बन का 6 होता है, नाइट्रोजन 7, 8 ऑक्सीजन, 9 फ्लोरीन, 10 नियोन, 11 सोडियम, 12 मैग्नीशियम, 13 एल्यूमिनियम, 14 सिलिकॉन छोड़ दिया है, 15 फास्फोरस, 16 सल्फर, 17 क्लोरीन, 18 आर्गन छोड़ दिया है, 19 पोटेशियम, 20 कैल्शियम, 21 स्कैंडियम, 22 टाइटेनियम, 23 वेनेडियम छोड़ करके 24 क्रोमियम लिया हुआ है, 25 मैग्नीज, 26 आयरन, 27 निकिल कोबाल्ट, 28 निकिल और
ये 29 कॉपर, 29 कॉपर लिया है अभी 63.5। प्रतीक आप लोग शायद जानते ही होंगे। अब बढ़ते हैं हम कि अणुभार कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। ये मैंने केवल कुछ तत्वों का लिया है, इन्हीं का ही यूज करते हुए अणुभार निकालेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम H2। देखिए H2 इस बात को प्रदर्शित कर रहा है कि H2 में हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं H प्लस H। H2 का मतलब H प्लस H, 2 परमाणु होंगे इसके। अब हमें देखना है H का परमाणु भार कितना होता है जी 1, यानी 1 और 1, तो 1 + 1 = 2। वेरी सिंपल। बल्कि अगर और अच्छा करना चाहते हो तो H प्लस H, H का कितना 1, इस H का भी 1, इट मीन्स 2। थोड़ा शॉर्ट में चलते हैं। हमें पता है H का परमाणु भार, एटॉमिक वेट कितना होता है 1, और H के एटम है 2, तो 1:2 में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 1 2 जा 2, यानी 1 दूनी 2, वही 2 आएगा। आगे बढ़ते हैं, जैसे O2, O का जो आपका एटॉमिक मास यानी परमाणु भार होता है वो होता है 16, तो O का कितना होगा 16, एटम कितने हैं 2, 16 दूनी 32, 16 1 का होता है। O2 का मतलब 2 ऑक्सीजन परमाणु हैं, तो 16 दूनी 32। चलिए बात करते हैं O3। O3 यानी ऑक्सीजन के 3 एटम हैं इसमें। ऑक्सीजन के सिंगल एटम का कितना होता है 16, यानी 16, और 16 3 48। अरे बड़ी आसान विधि है, आप लोग घबराइए मत, बड़ी आसान विधि है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा एडवांस लेते हैं, जैसे H2O। इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि इसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, जबकि ऑक्सीजन का 1 परमाणु है, तो 1 + 1 + 16 = 2। या डायरेक्टली कर सकते हैं यहाँ से, कैसे? H का कितना होता है 1, 1 2 जा 2, यानी 1 होता है 1 दूनी 2, प्लस O का होता है 16 बराबर 18। इस 2 की इसमें मल्टीप्लाई नहीं होती। इस H2 का मतलब है H के 2 परमाणु हैं, O का सिंगल है। अगर O के 2 होते तो यहाँ लिखे होते, जैसे कि अभी देखिए H2O2, H के कितने परमाणु 2, सिंगल परमाणु का परमाणु भार होता है जी 1, तो 1 दूनी 2 तो हो गए हाइड्रोजन के, प्लस ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16, परमाणु है 2, 16 दूनी 32 इसके हो गए, बराबर हो गए 34। चलिए आगे बढ़ते हैं। HCl सीधा है, सिंपल है। H का कितना होता है 1, Cl कितना होता है 35.5, ये रहा Cl 35 मतलब 35.5, तो कुल कितना हुआ जी 36.5। चलिए आगे बढ़ते हैं, जैसे कि NaCl, सोडियम क्लोराइड, Na का कितना होता है जी देखिए 23, सोडियम का होता है जी 23, और क्लोरीन का कितना होता है 35.5, तो जोड़ देंगे 35.5 बराबर 58.5। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। HNO3, थोड़ा सा एडवांस होते हैं, अब आगे कुछ कठिन लेते हैं। H का कितना होता है जी, यहाँ देखिए 1, N का कितना होता है जी 14 यानी कि 14, O का कितना होता है जी 16, लेकिन O के एटम कितने हैं 3, इसलिए 16 3 48, और टोटल को जोड़ दो सारे के सारे 63, है ना सिंपल। चलिए 2-4 एग्जांपल और देखते हैं, इसके बाद में टॉपिक खत्म। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड गंधक का अम्ल। H का होता है 1 और एटम है 2, तो 1 दूनी 2, प्लस सल्फर कितना होता है जी 32, कहाँ गया ये देखिए 32, प्लस O का कितना है 16, परमाणु 4, 16 चौका 64, टोटल आ गया 18।
इसमें आप थोड़ी सी ट्रिक अगर आजमाएं तो ये और भी आसान हो जाता है। जैसे अगर मैं इसको इस रूप में लिख दूं 2 प्लस 96, तो क्या आप बता सकते हैं कि 96 किसके लिए लिया गया है? जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं, SO4 के लिए 96 लिया गया है। तो अब हम याद रख लेंगे कि भैया SO4 जो ग्रुप है सल्फेट ग्रुप, उसका आयन भार कह लीजिए अणुभार 96 होता है। 96 ये उस कंडीशन में है, उस कंडीशन के लिए है कि आप बहुत जल्दी करना चाहते हैं। जैसे अप्लाई करके देखते हैं, जैसे Na2SO4, तो पूरे SO4 का कितना ले लेंगे? 96 प्लस सोडियम का होता है 23, कहाँ गया जी? ये रहा 23, 23 दो परमाणु है, 23 दूनी 46, 46 और 96 142। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे K2SO4, SO4 का डबल कितना? 96 प्लस पोटेशियम 39 होता है, देखिए कहाँ पे है, ये रहा 39, पोटेशियम का 39, लेकिन परमाणु कितने हैं? 2, तो 39 दूनी 78 और 78 और 96 174। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे FeSO4, Fe कितना होता है जी? 56, SO4 टोटल 96 बराबर 152। और थोड़े से भारी कठिन की ओर बढ़ते हैं। जैसे मान लिया दिया गया है Al2SO4 थराइस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है SO4 3 बार आया हुआ है, SO4 SO4 SO4, तो इसका मतलब 96 96 96 3 बार इसके परमाणु भार जुड़ेंगे। तो हम लिख सकते हैं इसको 27 दूनी 54 तो हो गया एल्यूमिनियम का, प्लस SO4 कितना? 96 गुना 3 बार आया तो 3, तो 54 प्लस 3 6 18 और 3 27 और 28 288 बराबर 342। SO4 थराइस, पूरे SO4 का मैंने इसीलिए अलग से लिखा था जिससे आपको सुविधा हो जाए निकालना। हालांकि कर अलग अलग का भी कर सकते हैं। सल्फर के यहाँ 3 एटम माने जाएंगे, ऑक्सीजन के 4 3 12 एटम माने जाएंगे, लेकिन वो थोड़ा कठिन पड़ता है, दिक्कत बन जाएगी आप लोगों को, इसलिए ये तरीका आसान रह जाता है। अगर आप करना चाहें तो इसको कर सकते हैं वीडियो में पॉज करके। चलिए बात करते हैं MnSO4 की। Mn मैग्नीज 55 होता है, देखते हैं कहाँ पे है मैग्नीज, ये राजी मैग्नीज 55। और क्या करना है? बस पूरे सल्फेट SO4 को सल्फेट समूह कहते हैं, पूरे SO4 का वही 96, तो 6 और 5 11, 9 और 1 10 और 5 15 151। आगे बढ़ते हैं। KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, लाल दवा के नाम से मशहूर है, एंटीबायोटिक का काम करती है। पोटेशियम कितना होता है जी? 39 प्लस Mn कितना होता है जी? 55 प्लस O के परमाणु कितने हैं जी? O का होता है 16, परमाणु कितने हैं? 4, तो 16 चौके 64 ये हो गया बराबर 158 आ जाएगा। यानी किसी भी यौगिक का आप अनुमान इस विधि से निकाल सकते हैं। जैसे अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जैसे CuSO4, कॉपर 63.5 होता है जी, ये रहा कॉपर 63.5, तो 63.5 तो ले लिया हमने कॉपर का, प्लस पूरे SO4 का ले लीजिए, सल्फर का वैसे 32 और 16 चौका 64 96, ये रख दिया 96.5, 6 और 3 9 9 और 6 15 159.5। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं उनमें वाटर मॉलिक्यूल भी अटैच होते हैं किसी भी कंपाउंड के साथ में, देन तब क्या करना है? जैसे CuSO4 × 5H2O, देखिए फिजिक्स में, मैथ में, यहाँ तक कि केमिस्ट्री में भी इनटू का मतलब गुणा होता है। लेकिन अगर किसी कंपाउंड का आप मोलर मास यानी कि अणुभार निकालना चाह रहे हैं तो उस टाइम इनटू का मतलब जोड़ होता है, जमा होता है।
तो Cu का 63.5 सल्फेट का क्षार में, तो इसका सारे का लिख देता हूँ मैं, साथ ही कंबाइन 159.5 तो हो गया आपका CuSO4 का। अब बात करते हैं 5H2O का मतलब क्या है। 5H2O का मतलब है 5 जल के अणु हैं, H2O 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 H2O, यानी जल के 5 अणुओं का अनुभार लेना पड़ेगा। एक जल के अणु का कितना होता है 18, शुरुआत में बताया था, और 5 मोलिक्यूल 5 अणु हैं तो 18 पंजे 90, ये हो गया जी आपका। तो टोटल हो गया ये 0.5 9 के 9 सॉरी 9 के 9 और 15 9 24 229.5। तो इस प्रकार अगर वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो तो भी आप इसमें इन अनुभार को निकाल सकते हैं। किसी भी यौगिक का अनुभार आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, जैसे Na2CO3। अब आप बताइएगा कि सोडियम का कितना होता है, शायद आप सही सोच रहे होंगे, सोडियम का होता है 23, परमाणु कितने हैं 2, 23 दूनी 46, प्लस कार्बन का कितना होता है 12, ये लिख दिया जी। ऑक्सीजन 16, परमाणु कितने हैं 3, 16 3 48 बराबर 106। लेकिन अगर मैं इसको इस प्रकार लिख लूँ 46 प्लस 7 106, तो आप बता सकते हैं कि 7 किसके लिए आया, पूरे CO3 के लिए हमने 7 ले लिया, क्योंकि CO3 का नाम है, जैसे SO4 का नाम सल्फेट समूह था, ऐसे ही CO3 का नाम होता है कार्बोनेट समूह। क्या होता है, कार्बोनेट समूह, और पूरे कार्बोनेट समूह कितना होता है 7। चलिए आगे चलते हैं। जैसे मान लिया कोई पूछता है K2CO3, अरे भैया सीधा सा बता दो CO3 का कितना होता है 7 प्लस 39 दूनी 78 बराबर 138। सिंपल है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई पूछता है भैया आपसे CaCO3 का अनुभार बताइए, Ca का कितना 40 होता है, ये रहा 40, कहाँ गया 20 कैल्शियम 40, और पूरे CO3 का रख दीजिए कितना 7 यानी कि 100। चलिए आगे चलते हैं। इनको आप वीडियो में से ही पॉज करके लिख सकते हैं, ध्यान रह जाएंगे। जैसे मान लिया पूछता है आपसे FeCO3, भैया Fe का आपका कितना 56 और पूरे CO3 का 7 बराबर 116। तो कुल मिलाकर के चलिए और भी देख लेते हैं एक दो। MnCO3 Mn कितना 55, CO3 कितना 7 बराबर 115। CuCO3 कॉपर कार्बोनेट होता है, मैग्नीज कार्बोनेट, कॉपर 63.5 प्लस CO3 7 बराबर 123.5। तो इस प्रकार आप किसी भी यौगिक का अनुभार निकाल सकते हैं। ये जितने भी यौगिक है ये अकार्बनिक है। अब थोड़े कार्बनिक यौगिक और चलते हैं कि चलिए देखते हैं एक बार। जैसे कि CH4 अनुभार दोनों का वही रहेगा तरीका। कार्बन का कितना 12, H का कितना होता है 1, एटम कितने हैं 4, यानी 1 4 जा मतलब 1 चौका 4, 12 4 16 हो गया। C2H6 दिया है आपको, कार्बन 12 है, 12 दूनी 24 प्लस 1 से कम 6, 24 और 6 30। मान लिया है C2H5OH, तो 12 दूनी 24 प्लस 1 पंजे 5 प्लस ऑक्सीजन 16 प्लस H1 बराबर 46। देखिए ये जो लगाया है सिंगल बॉन्ड होता है। ये 9th वाले तो नहीं समझ सकते, शायद 10th वाले समझ जाते हैं कि सिंगल बॉन्ड क्या होता है। सिंगल कोवलेंट, जब दो एटम्स के बीच में सिंगल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, इक्वल शेयरिंग होती है। तो ये हो गया जी। जैसे मान लिया है CH3 COOH एसिटिक अम्ल, कार्बन 12 प्लस H का एक होता है, परमाणु 3 है, 1 दिया 3 प्लस कार्बन फिर 12 प्लस ऑक्सीजन 2 बार है, 16 दूनी 32 प्लस H1 इक्वल टू 60। और देखें यूरिया NH2CO NH2 N14
प्लस H 1 दूनी 2 प्लस कार्बन 12 प्लस ऑक्सीजन 16 प्लस N वही 14 प्लस हाइड्रोजन 2, तो टोटल हो गया ये आपका 7। तो इसका मतलब ये है दो अलग अलग यौगिकों के अनुभार एक समान भी हो सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था एल्यूमिनियम सल्फेट का अनुभार कितना आया था 342, चीनी C12H22O11 इसका अनुभार भी कितना आएगा 342। भाई Al2 देता हूँ, Al2SO4 थराइस 342 आएगा, C12H22O11 ये चीनी होती है, इसका भी 342। और चीनी का मतलब और समझ लीजिएगा, चीनी, शुगर, गन्ने की शक्कर, गुड़, शक्कर, खांड, गन्ने का रस, शीरा, हर एक का सूत्र यही होता है। यानी गन्ने के रस से बनने वाले जितने भी प्रोडक्ट है, चाहे वो चीनी हो, बूरा हो, खांड हो, गुड़ हो, देसी घरेलू शक्कर हो, आपका शीरा हो, जितने भी प्रोडक्ट होते हैं गन्ने के रस से बनने वाले, खुद गन्ने का रस, उसका फॉर्मूला भी यही होता है। तो यहाँ एक बात स्पष्ट हुई, ये दोनों ऑर्गेनिक यानी कार्बनिक कंपाउंड है। यूरिया भी, ये एसिटिक एसिड और ये यूरिया, दोनों के अनुभार सेम है, बराबर है। लेकिन क्या केवल ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कार्बनिक यौगिक के बराबर होते हैं? जी नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे एल्यूमिनियम सल्फेट अकार्बनिक यौगिक है और चीनी कार्बनिक यौगिक है, फिर भी दोनों के अनुभार 342 में समान है। इसलिए कार्बनिक के भी अकार्बनिक के भी आपस में समान हो सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छा समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर लिखें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और क्या कहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।